हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सभी की यूपीएसआई की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम जो हमारा सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था लास्ट टाइम, उसमें से एक पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये 12 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। अब इस पेपर का जो हिंदी का पोर्शन है, मीन्स हिंदी के पोर्शन के हमारे 40 क्वेश्चंस आते हैं। उन 40 क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या फिर बुंदेली। देखिए, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और इसके साथ साथ निमाड़ी और अहीरबाटी, ये जो 5 बोली हैं वो राजस्थान की हैं, जबकि जो बुंदेली है वो बुंदेलखंड की बोली है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? मतलब कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद्र जी ने पूर्ण नहीं किया था? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन या फिर मंगलसूत्र। ये सभी के सभी उपन्यास तो प्रेमचंद के ही हैं, लेकिन जो मंगलसूत्र है, ये जो उपन्यास था वो प्रेमचंद ने पूर्ण नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो मंगलसूत्र उपन्यास था उसको पूर्ण किसने किया? जब प्रेमचंद जी ने उसे अपूर्ण छोड़ दिया था, तो इसे पूर्ण करने का कार्य अमृत राय ने किया था। किसने किया था? अमृत राय ने। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो इसमें से कौन सा नहीं आया? तो गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता, ये विशेषण का भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? देखिए, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो के त्यों हम उन्हें हिंदी में उपयोग कर लेते हैं। वे मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें हम चेंज करके अपनी हिंदी में यूज़ करते हैं। देखिए, जो स्थाई, केवड़ा और जो करेला है वो तद्भव शब्द हैं, जबकि जो केतकी है वो एक तत्सम शब्द है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो रानी केतकी कहानी के कहानीकार ईशा उल्लाह खां हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये कौन सा चिन्ह है? तो ये अर्धविराम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बोलते हैं कि दो शब्दों के बीच में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो वहाँ पे हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। योजक चिन्ह का क्या सिंबल होता है? इस तरीके से होता है। उपविराम का सिंबल ये 2 डॉट। देखिए, कोष्टक तो काफ़ी तरीके के होते हैं, ये भी कोष्टक है, ये भी है और ये भी है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? देखिए, बाला बोधिनी, कविवचन सुधा और हरिवंश मैगजीन, इन सभी का जो संपादन था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। लेकिन जो भारतेंदु पत्रिका है, इसका जो संपादन था वो राधाचरण गोस्वामी ने किया था। किसने किया था? राधाचरण गोस्वामी ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो ये तो बहुत सरल सा है, इसके बहुवचन आगे देख लीजिए, जिसका नहीं बने वही एक वचन में प्रयुक्त होगा। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, पौधा का पौधे बन गया, लड़का का लड़के बन गया बहुवचन, पुस्तक का पुस्तके तो इसका ही बन गया, सहायता का सहायते, अरे सहायते कोई शब्द होता है? नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घास फूस में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? घास और फूस, घास और फूस। तो जिसमें और लगता है बीच में, वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ पे दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और बीच में और से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़ के नेम को हम संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा के भी बहुत से टाइप होते हैं, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और एक कौन सी संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। तो अब आपसे पूछ रहे हैं शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा। देखिए शिक्षक का कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं बताया गया है कि ये वाले शिक्षक या वो वाले शिक्षक, अजीत शिक्षक, ये शिक्षक, कुछ भी नाम नहीं बताया गया है। सारे शिक्षकों को मतलब पूरी जाति का बोध करा रहे हैं शिक्षक सब। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। तो राम किताब पढ़ता है तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मतलब वाक्य है, और इसमें काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा, तो यहाँ पे कृतवाच्य होगा, मतलब कर्ता काम करता है तो वहाँ पे कृतवाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। तो गुलेरी जी ने समालोचन नामक पत्र का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खर का पर्यायवाची है। खर का पर्यायवाची क्या है, खर मीन्स क्या होता है, गधा। तो खर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गधा हो जाएगा। इसके अलावा गर्दभ, खोथा, खोता और घूसर, ये सब भी खर यानी कि गधा के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अध, अर्थ का विलोम है। तो अर्थ का विलोम क्या होता है, इति। क्या होता है, इति। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। देखिए वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं उन्हें किसको कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो सूरदास जी थे वो कृष्ण भक्त थे, और कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी उनका वो वर्णन करते थे। और बाल लीलाओं में कौन सा भाव होगा, कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस ही तो होगा। तो इसलिए सूरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। तो आपको ये बताना है कि किसमें कर्मवाच्य नहीं है। उससे खाना नहीं खाया गया, तो इसमें तो है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, कर्म करने वाला कौन है, छात्री तो है यहाँ पे। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, ठीक है, यहाँ पे भी कर्मवाच्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है यही बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसमें कर्मवाच्य नहीं कृतवाच्य, क्या है, कृतवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं। उसके लिए मतलब एक वाक्यांश आपको बताना है। तो दोपहर के बाद के समय को हम अपराह्न कहते हैं, अपराह कहते हैं। क्या कहते हैं, अपराह। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो उसमें अद्भुत रस प्रमुख है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले के लिए किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये सब के सब जलज के अनेकार्थी हैं। जलज के अनेकार्थी क्या है, कमल है, मोती है, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये सभी के सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है। तो इस कृति के आपसे लेखक पूछ रहे हैं, तो इनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार आपको बताना है। तो वे क्या है, वे आम के पेड़ हैं, तो वो स्पेसिफाई करें कि वो वाले जो पेड़ हैं वो ही आम के हैं। तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाकी प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। सो ये जो है वो तुलसीदास जी की उक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तरल का विलोम शब्द है, ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तरल का विलोम शब्द क्या होगा, तरल का होगा, तरल कोई चीज़ लिक्विड होना तो एकदम क्या होगी, कोई ठोस होगी, तो वो उसका विलोम शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी भाषा का रूप कैसा है। सो जो हमारी हिंदुस्तानी भाषा है वो हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। कौन कौन सी भाषा का, हिंदी और उर्दू का। तो
तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए आप बस इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए। जैसे कि स्पर्श, तो मेरा स्पर्श या मेरी स्पर्श, तो मेरा स्पर्श होता है तो ये तो पुल्लिंग हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। मेरा लेख या फिर मेरी लेख, अरे मेरा ही तो लेख होता है तो ये भी नहीं होगा। दुख, मेरा दुख या मेरी दुख, मेरा दुख होता है, मेरा तो पुल्लिंग है तो ये भी नहीं होगा। मेरा गरिमा या मेरी गरिमा, मेरा गरिमा तो बोलने में कितना अजीब लग रहा है, मेरी गरिमा, तो यही क्या है, स्त्रीलिंग है। आप इसका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, मेरी गरिमा का सम्मान किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी, तो क्या है, ये कैसा है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव मैंने आपको बताया था कि ये छेड़खानी वाले शब्द होते हैं। किसके संग छेड़खानी हो रही है? संस्कृत वाले शब्दों के संग छेड़खानी हो रही है और उनको छेड़खानी करके हिंदी में उपयोग किया जा रहा है। कसौटी, काठ, कार्य, कहानी, तो इसमें से जो कार्य है वो तद्भव शब्द नहीं है, वो एक तत्सम शब्द है। देखिए जिसमें जो रा लटका हुआ था वो मोस्टली कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ये ट्रिक होती है थोड़ी बहुत इनकी पहचानने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और शब्द का जो रूप होता है उसको चेंज कर देते हैं, कभी कभी उल्टा भी कर देते हैं या फिर उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि लास्ट से हम देखते हैं बी प्लस कल, तो इसमें बी उपसर्ग है। बी प्लस छक, तो इसमें बी उपसर्ग है। बी प्लस आपार, तो इसमें भी बी उपसर्ग है। लेकिन जो बी प्लस रासत बनेगा, आप बताइए जो रासत बना है क्या इसका कोई अर्थ निकलना है? नहीं निकलना है ना अर्थ, तो इसी में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो केदारनाथ अग्रवाल की कृति का नाम है अपूर्वा। इसी कृति पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग, कौन, नींद, सफाई। रोग, नींद और सफाई ये सभी के सभी संज्ञा हैं, जबकि जो कौन है वो सर्वनाम है। और सर्वनाम का कौन सा टाइप है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्व हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राम सेब खाता है वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम सेब खाता है एकदम नॉर्मल है ना। और इसमें जो देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आप क्या लगा लीजिए और क्या लगाने पे अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है। क्या लगाने पे आपको कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा तो वो अकर्मक क्रिया है। क्रिया से पहले क्या लगाना है? देखिए ये है हमारी क्रिया, इससे पहले क्या लगा लीजिए, मतलब यहाँ को इसको काट के क्या लगा दीजिए। राम क्या खाता है? भैया सेब खा रहा है, आंसर मिल गया। तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। और एक कर्मक क्रिया का भी मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, जैसे कि बच्चा रोता है। तो रोता है क्या है? क्रिया है। उससे पहले क्या लगा लूँ? बच्चा क्या रोता है, कितना अटपटा लग रहा है, क्या कोई आंसर निकलना है? नहीं निकलना है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया कहाँ होती है? जहाँ एक काम खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने नहाकर खाना खाया, पहले मैं नहाई फिर मैंने एकदम खाना खाया। अनेकार्थक क्रिया मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरंग ले सौरंग चली कई सौरंग की ओट, सौरंग झीनो झाई के, सौरंग कई गई चोट। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। देखिए यहाँ पे सारंग 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 बार बार प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो जब किसी वाक्य में एक शब्द एक से ज़्यादा बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम तो बहुत सरल है। कोई इंसान बड़ा उदार है, बड़ा अच्छा है, तो दूसरा इंसान एकदम कैसा होगा? कठोर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए पैरा आ गया, आपको उसको पढ़ना है फिर इसके आंसर देने हैं। तो चलिए पहले पैरा रीड कर लेते हैं।
प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे आख्यानों से पढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजलि से। ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के में जीवन के मौन आख्यानों के यतन के सुनार के छोटे हथौड़ी की मद मंद चोट की तरह आचरण का रूप अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रेम की भाषा कैसी है? अभी हमने देखा था प्रेम की भाषा तो भैया शब्द रहित है। कैसी है? शब्द रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ है। तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वैसे में हमें पता है, जंगल। यत्न का आशय क्या है? यत्न मीन्स प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम है स्थावर। क्या है? स्थावर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो वही संज्ञा या तो उसके आगे सर्वनाम लगा लीजिए, या कोई विशेषण का उपयोग कर लीजिए, या एक पूरा वाक्य लगा लीजिए। जिस तरीके का विशेषण का यूज़ होगा या फिर सर्वनाम का यूज़ होगा या फिर वो जो क्रिया आएगी जिस तरीके की, वो उसी तरीके का वाक्य होगा, वो शब्द होगा। जैसे कि आय, मेरी आय या मेरा आय, तो मेरी आय पहला ही शब्द निकल गया, तो यही स्त्रीलिंग है। अब बाकी के भी चेक कर लीजिए एक बार। मेरा विवाद या मेरी विवाद? मेरा विवाद, मेरा कैसा है? पुल्लिंग है। मेरा सार या मेरी सार? मेरा सार, तो ये भी पुल्लिंग है। मेरा रूप या मेरी रूप? मेरा रूप, तो ये भी पुल्लिंग है। तो बस आय स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप मियाँजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका अर्थ है कि किसी निर्धन के घर पर भिखारियों की भीड़ होना। तो बेचारा क्या ही वो मतलब उसे भिक्षा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रंग जाल भार। तो इसमें आपको छंद बताना है। छंद को पता करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या मतलब, ये रूल ही है कि हम मात्रा ही गिनते हैं। तो गिनिए इसकी, एक एक एक, धा पे छोटी की मात्रा लगी है तो एक ही मात्रा गिनी जाएगी। शा एक मात्रा, ला पे बड़ी की मात्रा तो दो मात्रा है। तो दो मात्रा के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं, ये गुरु का सिंबल होता है, मीन दो मात्राएं। का पे बड़े की मात्रा दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। था पे बड़े की मात्रा दो मात्रा, गुरु पे छोटू की मात्रा, ऊ पे भी छोटू की मात्रा। भा पे दो मात्रा है तो दो मात्रा, बड़ा की मात्रा है तो दो मात्रा और एक। गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितनी है? 19 मात्राएं हैं। अगर हम दूसरा इसको भी काउंट करेंगे तो इसमें भी 19 मात्राएं होंगी। तो जहाँ पे 19 मात्रा होती है दोनों पदों में, तो वहाँ पे बरवे छंद होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, बरवे छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती है? कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 19 मात्राएं होती हैं। सो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके 40 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए मुझे ज़रूर बताइएगा, और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहिए, बीच में ढील मत डालिए। बहुत कम दिन है आपके पास, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे।